Hello everyone. In last video we started the topic delegation and decentralization. Delegation means assigning work to others and giving them authority to do it. कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है वो सारे के सारे वर्क को अकेले मैनेज नहीं कर सकता, इसीलिए वो वर्क को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ड्यूटी असाइन कर देता है, शेयर कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और उसके साथ उसको अथॉरिटी दे देता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो हमारा ये इम्पोर्टेंस रह गया था डेलीगेशन का, वो आज हम करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? मैनेज करना, दूसरों से काम करवाना। तो कहते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि जो एक मैनेजर होता है डेलीगेशन में वो अपने वर्क को डेलीगेट कर रहा है। एक मैनेजर का जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एक मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस हो गया, यानी कि जो उसकी रूटीन की एक्टिविटी थी वो उसने डेलीगेट कर दी, किसको? अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो उसका क्या टाइम बच जाएगा, तो वो उस टाइम का जो यूटिलाइज है वो किसी प्रॉपर वे में लगाता है, मतलब न्यू आइडियाज़ को इन्वेंट करता है कि कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करे। तो मैनेजमेंट क्या होती है, बहुत अच्छे वे से होती है, क्योंकि डिसीज़न लिए जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर क्या करता है, डिसीज़न लेता है। अब यहाँ पे मैनेजर का वर्कलोड कम हो रहा है क्योंकि वो रूटीन की एक्टिविटी शेयर कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है अपना रूटीन का वर्क। तो जो उसका टाइम बच जाएगा उस टाइम का वो क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइज करता है कुछ न्यू आइडियाज़ को इन्वेंट करने में, कि जिससे क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, अब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब हर फील्ड की नॉलेज होना। अब जब एक मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को वर्क दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, और उसके साथ उसको अथॉरिटी भी दे रहा है, यानी कि सबऑर्डिनेट्स अब डिसीजन लेंगे। तो जब सबऑर्डिनेट्स डिसीजन लेंगे वो अपने आइडियाज़ को यूज़ करेंगे। कौन? सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स अपने आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, अपने टैलेंट, उनमें भी कुछ टैलेंट छिपा होता है, उनकी भी कुछ स्किल्स होती है, अपनी वो स्किल्स को, अपने वो टैलेंट्स को यूज़ करते हुए डिसीज़न लेते हैं। और ये जो एम्प्लॉई है वो फ्यूचर मैनेजर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल हो जाते हैं किस चीज़ के? डिसीज़न लेने के। मतलब ये सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस होने लग जाती है, क्योंकि ये डिसीज़न लेने लग जाते हैं। ये अपने टैलेंट का यूज़ करके, अपनी स्किल्स का यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं। तो फ्यूचर में ये एक अच्छे लीडर भी बन जाते हैं। तो उस एम्प्लॉय की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। आया समझ? उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब क्या है, क्योंकि जब हम किसी को कोई वर्क देते हैं, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, साथ में हमने उसको अथॉरिटी दी, तो एक होता है ना कि एम्प्लॉय को ये लगेगा कि मुझे वर्क दिया गया है, अब मुझे अपने इस वर्क को कंप्लीट करना है, अदरवाइज क्या होऊंगा, मैं अकाउंटेबल होऊंगा। तो
तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, जो भी उसने कमिटमेंट की है अपने मैनेजर को, अपनी उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करता है। और जब बहुत अच्छे डिसीजन लेता है तो उसमें क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसकी एक स्टेटस, एक रिस्पेक्ट बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको काफ़ी मतलब वो अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड फील करता है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ किसकी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर अब डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है, वो अपने स्किल्स को यूज़ करके न्यू न्यू आइडियाज़ को इन्वेंट करते हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स बताते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन के, डाइवर्सिफिकेशन के चांसेस हो जाते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, लार्ज स्केल पर जा रहा है, मतलब वन ब्रांच से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन होना, कि अब तक एक ब्रांच थी, अब हम अपनी और ब्रांच क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं डिफरेंट प्लेस पे, मतलब हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है मोर देन वन प्रोडक्ट में डील करना, कि अब तक हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हमारा बिजनेस क्योंकि उस प्रोडक्ट में काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अब हमारा प्रॉफिट क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे एक नई प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, जब हमारे बिजनेस के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको बढ़िया डिसीजन लेने आते हैं, तो धीरे धीरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लग जाती है, एक्सपेंड भी होने लग जाती है और डाइवर्सिफिकेशन भी आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्लियर कट बता दिया जाता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसको क्या अथॉरिटी दी जा रही है और कौन सा पर्सन अकाउंटेबल होगा, ठीक है, क्लियर कट। क्योंकि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो डिवीज़न ऑफ वर्क पर बेस्ड है, या फिर लेबर भी कह सकते हो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस पर बेस्ड है, डिवीज़न ऑफ वर्क पे। तो जब एक पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, वर्क को डिवाइड कर दिया और ये कह दिया कि कौन अकाउंटेबल होगा, यानी कि हर किसी को अपना वर्क पता है। जब हर किसी को वर्क डिवाइड कर दिया तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ओवरलैपिंग नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगा, सबको पता है कि किसने कौन सा वर्क जो है कितने टाइम तक कंप्लीट करके देना है, तो सब मिलकर काम करते हैं। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है। उसके बाद आता है लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की क्या होता है, वही लेवल, कौन कौन से, टॉप, मिडल, लोअर लेवल। कहते हैं बेसिस ऑफ, कि मैनेजमेंट जो हायरार्की बनेगी, जो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल होंगे, वो किसके बेस पर बनते हैं, डेलीगेशन के बेस पे। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या जो टॉप लेवल है उसके पास ज़्यादा पावर, मिडल वाले के पास कम पावर, और जो लोअर लेवल है उसके पास और कम पावर। तो क्या है, जो अथॉरिटी होती है उसका फ्लो क्या चलता है, ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम चलता है, और जो भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है वो भी इसकी वजह से ही बनता है। ये आया समझ? तो ये देखो एक बार दोबारा से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का मीनिंग आप लोगों को पता ही है कि क्या करना, वर्क असाइन करना और उनको अथॉरिटी देना उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजर की जो रूटीन की एक्टिविटी है वो आगे शेयर हो रही है,
वो आगे डेलीगेट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसका टाइम बच जाता है। उस टाइम को वो यूटिलाइज़ करता है न्यू न्यू आइडियाज़ को इन्वेंट करने में। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, मतलब सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर आ गई। जब वो डिसीजन लेता है वो सारी की सारी सिचुएशन को एनालाइज करता है, अपने आइडियाज़ को, अपनी थिंकिंग को यूज़ करता है, उसके अंदर जो स्किल्स हैं उसको यूज़ करता है, अपने टैलेंट को यूज़ करता है, जिससे क्या है अच्छे अच्छे जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ निकल कर आते हैं और फ्यूचर मैनेजर बनने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। उसके बाद मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जब हम किसी को पावर देते हैं, हाँ जी आप बताओ, आपके हाथ में पावर है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, आप डिसीज़न लेने के लिए, मतलब कि आपको हम डिसीज़न मेकिंग पावर दे रहे हैं, आप डिसीज़न ले सकते हो। तो एम्प्लॉय को ये लगता है कि वाओ, मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ कि मैं डिसीज़न ले रहा हूँ। जब ये फीलिंग आने लग जाती है ना कि डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की मेरे पास है, तो एक पर्सन अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड फील करता है, उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स के पास क्या है, पावर है डिसीज़न लेने की, और वो क्या कर रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं, बहुत अच्छे वे से डिसीज़न लिए जा रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के चांसेस होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, वो एक्सपेंड भी किया जा सकता है और डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है। एक्सपेंशन का मतलब आपको बता दिया कि एक से ज़्यादा ब्रांचेस को ओपन करना। अब तक तो एक प्लेस पे हमारी ब्रांच, अब डिफरेंट प्लेसेस पर है। और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मोर देन वन प्रोडक्ट में डील करना। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हर किसी को क्लियर कट बता दिया जाता है किसका क्या वर्क है, तो ओवरलैपिंग नहीं होती, हर कोई अपने वर्क को कंप्लीट कर लेता है टाइम पर। और बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल बनते हैं वो इसी के बेस पर बनते हैं। टॉप लेवल के पास जो अथॉरिटी होती है ज़्यादा होती है, मिडिल वाले के पास कम और लोअर वाले के पास और कम। तो जो अथॉरिटी का फ्लो है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, टॉप टू बॉटम की ओर। और उसके अलावा जो भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन बनता है वो भी इसी वजह से बनता है। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जैसे डेलीगेशन होता है ना वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है। जो डेलीगेशन होता है, जैसे हम एक एग्जांपल की बात कर रहे थे कल हम, कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके जो दादा दादी हैं, उन्होंने वर्क असाइन कर दिया आपके मम्मा पापा को, ठीक है, क्योंकि वो सारे वर्कलोड को अकेले मैनेज नहीं कर सकते थे, उन्होंने वर्क असाइन कर दिया, तो ये हो गया डेलीगेशन। और आपके मम्मा पापा पे भी वर्कलोड आ गया, वो भी अकेले मैनेज नहीं कर सकते थे, तो आपके मम्मा पापा ने अपने बच्चों को, आप लोगों को वर्क असाइन कर दिया। तो ये जो चीज़ है, मतलब दादा दादी ने मम्मा पापा को बोला, मम्मा पापा ने बच्चों को बोला, तो ये हो गया डेलीगेशन। ठीक है, अब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे दादा दादी ने कुछ वर्क तो मम्मा पापा को दे दिया, और यहाँ पे दादा दादी ने ही कुछ वर्क बच्चों को दे दिया। मतलब यहाँ पे आपके मम्मा पापा आपको वर्क नहीं दे रहे, यहाँ पे आपके दादा दादी आपको वर्क अलॉट कर रहे हैं, वर्क असाइन कर रहे हैं। तो जहाँ पे डायरेक्टली ऊपर से आए, यानी कि सबको हम क्या कर रहे हैं, वर्क असाइन कर रहे हैं, सबको हम क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जो डेलीगेशन है ना उसी को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया। डेलीगेशन को ही क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जनरल मैनेजर है, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल मैनेजर है, वो प्रोडक्शन मैनेजर को बोलता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को लीव चाहिए, अगर किसी को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लीव चाहिए, उसको कहीं जाना है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीज़न होगा वो प्रोडक्शन मैनेजर लेगा। ठीक,
क्या बोला मैंने कि जो जनरल मैनेजर है वो प्रोडक्शन मैनेजर को कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लीव से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे, जो भी लीव एप्लीकेशन आएगी, उसकी जो भी प्रोसेसिंग होगी वो प्रोडक्शन मैनेजर करेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये हो गया डेलीगेशन। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर को भी बर्डन लगने लग गया। वो जाता है जनरल मैनेजर के पास कि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जनरल मैनेजर ने क्या किया, सभी को क्या कर दी, पावर दे दी अपने अपने डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए, कि हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट की जो लीव एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करेगा। उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है हर डिपार्टमेंट के पर्सन खुद लेंगे, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर खुद लेगा। तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम पावर सभी को दे देते हैं, जब हम पावर सभी को देते हैं, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट all level of management, at all level of management सभी को क्या दे दी जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है। तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो ये क्या है, ये एक ऑप्शनल होता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट जो डेलीगेशन है वो कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है, क्योंकि एक मैनेजर सारे के सारे वर्कलोड को अकेले मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में पावर सभी लेवल्स को दे दी जाती है, इवन जो लोअर लेवल वाला है उसके पास भी पावर होती है, वो भी डिसीजन ले सकता है। उसके बाद आती हैं फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा कि जो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसी को क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। उसके बाद सेकंड आता है कि यहाँ पर जो रोल है किसका, सबऑर्डिनेट्स का, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही हैं। तो सबऑर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज हो जाएगा, सबऑर्डिनेट्स ही डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ये क्या होता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है। और जो सीनियर ऑफिसर होता है, जो सीनियर ऑफिसर होता है उसका वर्कलोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, डिसीजन कौन लेगा, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो डिसीज़न ले रहे हैं वही उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वो डिसीज़न लेते हैं जो वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और उसके साथ अथॉरिटी हमने बोला था डेलीगेट हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आगे डेलीगेट हो जाती है, बट अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती इन केस ऑफ डेलीगेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो जाती है, डेलीगेट हो जाती है। ठीक है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी आगे फर्दर डेलीगेट हो जाती है। आया समझ कि क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को ही हमने एक्सपेंड कर दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर पावर क्या है, सबको दे दी जाती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है इवन लोअर लेवल वाला है उसको भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, अथॉरिटी उसको भी दे दी जाती है। तो जो सबऑर्डिनेट है उनका रोल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सीनियर ऑफिसर है उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, और जो पर्सन डिसीजन लेता है वही उसको इम्प्लीमेंट करता है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो जाती है, आगे डेलीगेट हो जाती है। आया समझ।
उसके बाद अब हम इनका डिफरेंस कर लेते हैं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आता है नेचर। जो डेलीगेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन, तो डेलीगेशन क्या क्या होता है, ये कंपल्सरी एक्ट है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेलीगेशन क्या होता है, नेसेसरी होता है। क्यों? क्योंकि एक जो पर्सन है वो सारे के सारे वर्क को अकेले मैनेज नहीं कर सकता। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक ऑप्शनल पॉलिसी है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, वो डिपेंड करता है टॉप लेवल मैनेजर पर कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन चाहता है या नहीं चाहता। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आता है पर्पस। जो डेलीगेशन होता है उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर के वर्कलोड को कम करना किसका पर्पस है, डेलीगेशन का। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका पर्पस क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके रोल को इंक्रीज कर देना, रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज कर देना किसका है, डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है। कैसे इंक्रीज हो जाएगा सबऑर्डिनेट्स का रोल, उनको मोर फ्रीडम देकर, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर दी जा रही है तो उनको क्या दी जा रही है, फ्रीडम दी जा रही है। उसके बाद आता है थर्ड स्कोप। डेलीगेशन है इसका स्कोप होता है नैरो, क्योंकि ये जो होता है ये अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही लिमिट होता है। जैसे हमने बात की थी दादा दादी की, उन्होंने मम्मा पापा को दिया, अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट हो गए। मम्मा पापा ने आगे बच्चों को दिया, उनके इमीडिएट सबऑर्डिनेट हो गए। तो जो डेलीगेशन है उसका स्कोप क्या होता है, नैरो होता है, क्योंकि वो लिमिटेड कहाँ तक होता है, सुपीरियर और उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, वाइडर होता है, क्योंकि जो डेलीगेशन का वो एक्सटेंड कर देते हैं हम कहाँ तक, इवन लोअर लेवल तक। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल। जो डेलीगेशन है इसके अंदर क्या होता है, जो मोर कंट्रोल होता है वो किसका होता है, सुपीरियर का। मोर कंट्रोल किसका होता है, सुपीरियर का होता है। और थोड़ी सी ही फ्रीडम दी जाती है लोगों को डिसीजन लेने की, लेकिन इसके अंदर जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, लेस कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा दी जाती है। यहाँ पे कंट्रोल कम होता है, यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल क्या होता है, सुपीरियर का ज़्यादा होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या दी गई है, लिमिटेड दी गई है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है काफ़ी सारी फ्रीडम दी जाती है, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब फ्रीडम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे लेस फ्रीडम और यहाँ पे मोर फ्रीडम। फ्रीडम ज़्यादा है तो कंट्रोल कम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेस फ्रीडम है तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, मोर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है लास्ट फिफ्थ पॉइंट, स्टेटस। ठीक है, स्टेटस का यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो वर्क है वो क्या होता है, शेयर कर दिया जाता है। मतलब डेलीगेशन किस लिए होता है, वर्क को शेयर करने के लिए। इट इज़ ए प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क। वर्क को शेयर करने का क्या है, प्रोसेस है क्या, डेलीगेशन। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो टॉप लेवल क्या बना लेते हैं, पॉलिसी बना लेते हैं। उस पॉलिसी की वजह से ही एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब टॉप लेवल की पॉलिसी है, वो डिपेंड करती है कि उसने क्या पॉलिसी बनाई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स।
डेलीगेशन कंपल्सरी, ये ऑप्शनल है। डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है? वर्कलोड को रिड्यूस करना, डिसेंट्रलाइजेशन का सबॉर्डिनेट के रोल को इंक्रीज कर देना। इसके बाद स्कोप जो होता है डेलीगेशन का क्या होता है? नैरो होता है, क्योंकि इमीडिएट सबॉर्डिनेट को ही पावर दी जाती है। और इसका स्कोप क्या होता है? वाइडर होता है, क्योंकि पावर लोअर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इसके अंदर कंट्रोल क्या होगा? ज़्यादा होगा और फ्रीडम कम दी जाती है। इसमें कंट्रोल कम होता है क्योंकि फ्रीडम ज़्यादा दे दी जाती है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि वर्क को शेयर किया जाता है और ये टॉप लेवल की पॉलिसी की वजह से होता है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन किया, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, फीचर और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस किया। इस चैप्टर का हमारा एक टॉपिक रह गया है डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आज वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।